नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेनबो अपनी क्लास में। मैं निक्की फिर से प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने डेली करंट अफेयर्स लेकर के, जिसमें हम पीआईबी, योजना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस इन सब की न्यूज़ देखते हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोशिश करते हैं कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए एक ही जगह। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या टॉपिक्स हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में एक थैंक यू सेशन है जिसमें हम थैंक यू करेंगे कुछ व्यक्ति को, तो आप बने रहिए दोस्तों प्लीज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिगिन करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 और इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये अमेंड कर देगा, ये संशोधित कर देगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को। 1971 वाला जो हमारा 50 वर्ष पुराना जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था, फाइनली उसको चेंज मिल गया है। ठीक है दोस्तों, और ये लोकसभा में पास भी हो चुका है। और इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो इसके जो प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि ये जो अपर लिमिट ऑफ परमिशन था अबॉर्शन का महिलाओं के लिए, वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वो जो है 20 हफ्ते से 24 हफ्ते का कैप कर दिया गया है। ठीक है, पहले 20 हफ्ते था, अब 24 हफ्ते तक वो अबॉर्शन जो है वो करवा सकती हैं। और स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, तो रेप सर्वाइवर्स, विक्टिम ऑफ इंसेस्ट और डिफरेंटली एबल्ड और माइनर्स, इनके लिए कुछ छूट दी जा सकती है विथ परमिशन। ठीक है, तो ये है कि 24 हफ्ते के बाद भी इन लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करवाता है, तो ये इस मतलब बिल में जो है ये भी कहा गया है कि अगर आपको ऑपरेशन करवानी है तो अब वो भी 20 हफ्ते के तक में, तो आपको पहले ओपिनियन लेना पड़ेगा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। ठीक है, तो दोस्तों ये तो 20 हफ्ते तक के लिए था। अगर 20 से 24 हफ्ते के बीच में किसी को मेडिकल टर्मिनेट करवाना हुआ तो फिर ऐसे हालात में एक आरएमपी यानी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं बल्कि दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है परमिशन की आवश्यकता होगी। और इसी के तहत ये भी कहा गया है कि जो मेडिकल बोर्ड होगा वो हर स्टेट में जो है एक बिठाया जाएगा और यही मेडिकल बोर्ड में जो है ये मेंबर्स शामिल होंगे जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिशियन और रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, और ऐसे हर वो मेंबर जो गवर्नमेंट तय करेगी कि उनको होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, प्रोविजन था, और आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसी में, है ना दोस्तों। आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, होप कि आपको पसंद आएगा। और इसमें इसकी ज़रूरत क्या है, ये जो मतलब चेंज हुआ है, ये जो संशोधन हुआ है, वो इसकी ज़रूरत क्या है, ये चेंज नहीं दोस्तों, मतलब इस बिल में जो चेंज हुआ है उसकी क्या ज़रूरत है, तो उसकी ये ज़रूरत है कि जो प्रेजेंट अबॉर्शन लॉ था हमारा जो अभी तक, वो 50 साल पुराना था और वो सिर्फ 20 हफ्ते तक का जो है कैप देता था महिलाओं के लिए। और जो रिसेंट ईयर्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड उठी थी कि फेटल गेस्टेशन पीरियड को बियॉन्ड 20 वीक्स कर देना चाहिए, क्योंकि हम अकेले देश नहीं हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड करीब 60 ऐसे देश हैं जो गेस्टेशन लिमिट को 20 हफ्ते से बियॉन्ड रखते हैं, ऊपर रखते हैं। जैसे इवन गेस्टेशन पीरियड जो अलाउ है वो फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रिया, इथियोपिया, स्पेन, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड इवन हमारा पड़ोसी नेपाल भी दोस्तों, वहाँ पे भी 20 हफ्ते से ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड है। तो अभी कुछ ऐसे देश हैं जो इतने लिबरल है कि उन्होंने कोई गेस्टेशन पीरियड ही नहीं रखा है, तुमको जब करवाना है करवा लो। ये वाले देश कौन से हैं, तो कनाडा, जर्मनी, वियतनाम, डेनमार्क, घाना एंड जाम्बिया, इवन अफ्रीका के देश भी। सोचो दोस्तों, और सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए। इससे वुमेन को ज़्यादा मतलब राइट मिलेंगे, ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है उनके जो राइट है। और ये ग्रेटर रिप्रोडक्टिव राइट देती है वुमेन को अबॉर्शन का, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन का। ठीक है दोस्तों, तो
ये हिंदी में। और दोस्तों इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, और ये ग्रेटर वो सेम ही है, यही है, नीड, सिग्निफिकेंस, एवरीथिंग सेम, इट इज रिपीटेड। और दूसरा जो टॉपिक है, यहाँ पे फिर से मैंने आज मिस्टेक कर दिया है, टॉपिक को टोपोइक लिख दिया है, सो सॉरी दोस्तों। और टॉपिक जो है दूसरा वो ये है कि तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट आपको याद है दोस्तों, मैंने कहा था कि तापी पे मैं एक बनाऊंगी, तो आज मैंने फाइनली बना दिया इसको, इसीलिए आज हमारा न्यूज़ का थोड़ा नंबर भी बढ़ गया है। तो दोस्तों ये जो डील साइन हुआ था, वो साइन हुआ था तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट का, वो हुआ था 27 दिसंबर 2002 में, लेकिन ये सेकेंड टाइम डील साइन हुआ था। उससे पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुकी थी 1995 में। जब 1995 में हुई थी तो उस टाइम पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में हुई थी, और जब 2002 में हुआ तो तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान ने भी हिस्सा लिया था। तो तापी में तो इंडिया भी है, वो कब आया, तो इंडिया 2008 में आया। ठीक है दोस्तों, जब 2008 में इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने ये एग्री किया, कहाँ बैठ के, ताशकंद नहीं असगाबाद में बैठ के जो है उन्होंने ये एग्री किया कि वो लोग क्या करेंगे, तुर्कमेनिस्तान से जो है नेचुरल गैस लेंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज है कि इसमें 2005 में ही जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसकी फाइनल डिजाइन सबमिट कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिसमें नेचुरल गैस के लिए है ये। ठीक है, और दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है 2002 में, ऑब्वियसली ये हिंदी है दोस्तों, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इंफॉर्मेशन इसके बारे में, इंफॉर्मेशन ये है कि इसका जो जनरल डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ, ऑब्वियसली ऊपर से नीचे तक होते हुए आएगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से लेकर के इंडिया तक, क्योंकि लास्ट पॉइंट क्या है, इंडिया है। और जो कंट्रीज होंगे वो कौन से हैं, इसमें जो कंट्रीज हैं वो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान हर जगह हमारा दुश्मन नहीं है दोस्तों, कहीं कहीं दोस्त भी है। और ये पास करता है हेरात, कांदाहर, क्वेता और मुल्तान से। अच्छा दोस्तों, एक कुछ कांदाहर से कुछ याद आया क्या, यहीं पे हाईजैक किया था ना तालिबानों ने हमारे एयर इंडिया को। एंड लोकेशन क्या है, ये एंड लोकेशन हमारा इंडिया है। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, नेचुरल गैस। लेंथ कितनी है दोस्तों, 1814 km का है ये, 1814 km का टोटल जो है ये पूरा का पूरा पाइपलाइन होगा। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या रहेगी, वो रहेगी 33 बिलियन क्यूबिक मीटर पर एनम। ओके, तो ये इसकी कैपेसिटी, इसका लेंथ, इस प्रोजेक्ट, ये सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। आप इसको देख लीजिए और याद रखिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, उस दिन तापी था, तापी के बारे में पूछ भी सकता था, है। और ये हिंदी में है। और सिग्निफिकेंस क्या है इसका दोस्तों, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो रशियन ऑयल पे डिपेंड रहते थे उससे थोड़ा सा मुड़ जाएंगे उनका, और ये जो है कम से कम ये हो जाएगा कि नेचुरल गैस के लिए अब ये 4 कंट्री एक दूसरे पे मतलब निर्भर हो सकते हैं। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान पे निर्भर हो सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान से ही लेना है फाइनली उनको, तो तुर्कमेनिस्तान पे निर्भर हो सकते हैं। और कुछ सेफगार्ड स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए भी काम आएगा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में। इसमें यूएस जो है सोचता है कि ये बहुत ही फायदेजनक है। ठीक है, यूएस का कहना है ये बहुत फायदेजनक है, और इसमें करीब करीब 12,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, और इसमें चीप एनर्जी मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान को। ठीक है दोस्तों, और नोट ये है कि ये असगाबाद में हुआ, फिर मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया दोस्तों, असगाबाद होगा यहाँ पे, ये बट नहीं होगा। ठीक है, असगाबाद एग्रीमेंट जो है वो अलग है। असगाबाद में ये भी हुआ था, तापी भी हुआ था, लेकिन असगाबाद एग्रीमेंट अलग है। असगाबाद एग्रीमेंट क्या है, तो वो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट ऑफ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया एंड ओमान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ताजिकिस्तान नहीं है। अगर असगाबाद एग्रीमेंट में कह दे कि अच्छा ताजिकिस्तान है, तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ओमान, ये सब जो है क्या कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच, जो ओमान तक जाएगा। ठीक है, तो
कहाँ तक? सेंट्रल एशिया, पर्शियन गल्फ, जो ओमान तक हो, ठीक है। ये है अशकाबाद, और किसके लिए है? ट्रांसपोर्ट के लिए है दोस्तों, गैस पाइपलाइन के लिए नहीं है, ठीक है। ये हिंदी में है। और दोस्तों पीएम किसान, दोस्तों आज ये टॉपिक इसलिए मैंने लिया क्योंकि अभी अभी जो है अभी क्या 24 फरवरी को जो है इसका सेकेंड एनिवर्सरी था, तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले यूपीएससी। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो है एनिवर्सरी, सेकेंड एनिवर्सरी मनाया है ऑन 24 Feb in 2021। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों, जिसमें 100% फंडिंग जो है गवर्नमेंट करती है। तो यही तो डिफरेंस है दोस्तों, सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% फंडिंग बाय गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है उसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट और कुछ पैसा जो है स्टेट या यूटी। तो इसी तरह से बटा हुआ है। नहीं, यूटी में 100% यूजुअली गवर्नमेंट ही करता है, क्योंकि यूटी तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है ना, इसीलिए। और इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है दोस्तों। और अंडर दिस स्कीम सेंटर ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ कितना? Rs6,000 per year in 3 equal installments directly into the bank account of all land holding farmers irrespective of the size of land holding, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या करता है सेंटर? हर साल 6,000 रुपया किसान के बैंक अकाउंट पे डाल देता है, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट्स में बराबर बराबर। कितने हुए दोस्तों? सिंपल मैथ्स, 2000 पर, है ना। और इट इंटेंड टू सप्लीमेंट द नीड ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। और ये क्या करेगा? ये छोटे और जो मार्जिनल फार्मर्स है हमारे, ठीक है, मध्यम वर्ग जो फार्मर्स है हमारे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है ये। और हो सकता है उनको कभी पेस्टिसाइड खरीदने की ज़रूरत पड़ जाए या बीज खरीदने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होगा कि किस किसान को देना है, कौन मार्जिनल है कौन स्मॉल है, कौन तय करेगा? वो स्टेट या यूटी गवर्नमेंट तय करेगी, ठीक है दोस्तों। और ये आपका हिंदी में। और दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये हमारा चौथा और आखिरी टॉपिक है आज का। और हर साल 21 मार्च को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया है क्योंकि भले ही शायद यूपीएससी ये ना पूछे कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट किस दिन होता है, लेकिन फिर भी ये रेलिवेंट हो जाता है मेंस के लिए, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। खैर, आप कहीं ना कहीं तो लिख ही लेंगे। 21 जो है मार्च को ये होता है। अगर आपको याद ना रहे तो आप याद रखिएगा, 21 जून को जो है योगा डे रहता है, उसका 1 महीने पहले क्या होता है? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, ठीक है दोस्तों। और इसका जो थीम होगा वो क्या होगा? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। तो फॉरेस्ट के साथ जो है जैविक विविधता, तो ये जो है इसका क्या है? थीम है इस साल का। और दोस्तों 21 दिसंबर 2012 को ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है ये दिन को प्रपोज किया था और कहा था कि हम 21 मार्च के दिन जो है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाएंगे, ठीक है। तो ये UNGA का प्रपोजल था। तो कहीं भी अगर ऐसे स्टेट के एग्जाम में यूजुअली ऐसा होता है, अगर आप स्टेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगर ऐसा पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये किसी और ने नहीं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रपोज किया था। और इसका इस साल का जो थीम था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। और कब मनाया जाता है? 21 मार्च, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। और सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस ये है दोस्तों इस साल कि हमारे लिए इंडिया की पर्सपेक्टिव में है ये। पहला कि हमें ये रिमेम्बरेंस करवाता है कि ओडिशा का जो फॉरेस्ट फायर हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से ओडिशा का फ्लोरा एंड फौना थ्रेटेंड हो गए, ठीक है, इसलिए भी ये सिग्निफिकेंस रखता है। अलर्टिंग द ग्लोब अबाउट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इस मतलब ये इस साल के लिए है। और पूरे विश्व को जो है ये क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है जागृत करवाता है। और थ्रो द लाइट ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो आप जानते हैं ये जो है क्या करेगा? बायोडाइवर्सिटी के बारे में और सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे भी क्या करता है? कंजर्वेशन हो करके प्रकाश डालता है। तो ये सारी चीज़ें थी और ये आपका हिंदी में, ठीक है, जैव विविधता और सतत आजीविका के संरक्षण पर प्रकाश डालता है। ओके,
और ये सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर के बारे में मैंने थोड़ा सा जो है जानकारी देने की कोशिश की है आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से एक तो ये बहुत ही दुखद घटना थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुखद। जब यही चीज़ यूएस में होती है, जब यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो हम न जाने कितना फैला देते हैं नेट पे, लाइक वी आर वेरी सॉरी, और न जाने क्या क्या नहीं कि हम बहुत दुखी हैं, और कैसे पर्यावरण जो है दहशत में है, और न जाने क्या क्या टैग करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, हैशटैग बनाते रहते हैं। लेकिन जब यही अपने देश में हुआ तो सब साइलेंट थे। ये बहुत ही दुखद घटना थी। और खैर, हमारे एग्ज़ाम के लिए तो साइलेंट नहीं भी रह सकते हैं हमारे यूपीएससी के जो एग्जामिनर्स हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर जो है ये ओडिशा में हुआ था, और ये कोई नई बात नहीं है। हर साल ड्राई वेदर कंडीशंस में ऐसा होता रहता है। क्या दोस्तों ये हर साल हम ऐसे ही झेलेंगे? मतलब हम कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हैं, और अगर प्रकृति में ऐसा कोई आपदा आती है तो इसका सीधा असर हम पे है, तो ऑब्वियसली झेलना तो हमें ही पड़ेगा। तो क्या हम हर साल ऐसे ही झेलेंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, लेकिन ये है कि ज़्यादा कठिन है। तो क्या कठिन है तो ना किया जाए? बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से। तो अब सरकार को कुछ न कुछ कदम उठा लेनी चाहिए इसके लिए। सिमलीपाल विच डिराइव्स नेम फ्रॉम सिमुल, सिमुल का मतलब होता है सिल्क कॉटन, ठीक है। तो सिमलीपाल का नाम ही जो है सिल्क कॉटन पे पड़ा है, और ये एक नेशनल पार्क भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। मतलब उत्तर दिशा में जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जो है ये। आप घूमने जाना चाहते हैं तो उत्तर की ओर जाइएगा, ठीक है। और इट लाइज इन ईस्टर्न एंड ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के ईस्टर्न पूर्वी एकदम एंड पे है ये ईस्टर्न घाट के, ठीक है। और इसमें करीब करीब 3000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स मिलते हैं हमें दोस्तों। कितनी जैविक विविधता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। 3000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, 12 स्पेसीज ऑफ एम्फीबियंस। दोस्तों एम्फीबियंस क्या होता है? जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड में भी रहते हैं। क्या मैं सही हूँ? कमेंट कीजिए। और 29 स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। और सोचिए दोस्तों, 29 प्रकार के सिर्फ रेप्टाइल्स हैं यहाँ पे, और 264 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स कितने हैं? 264 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स हैं यहाँ पे, और 42 स्पेसीज ऑफ मैमल्स हैं। दोस्तों अगर मैमल का नाम गिनाने बोलो ना तो मुंह में सिर्फ एक या दो ही चीज आएगा, एक मैन, और ज्यादा हुआ तो डॉल्फिन, है ना दोस्तों। यहाँ देखिए 42 स्पेसीज ऑफ मैमल्स रहते हैं सिमलीपाल में। और साल जो है यहाँ का डोमिनेंट ट्री स्पेसीज है, जो कि सिमलीपाल में मिलता है ना। और फॉरेस्ट फायर के कॉजेज क्या हैं? एक तो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, जो कि इंसान द्वारा रचित होते हैं, और ज़्यादातर इंसान द्वारा ही रचित होते हैं, क्योंकि अगर रचित नहीं होते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोस्तों, क्योंकि आप अगर पेड़ काटेंगे तो जाहिर सी बात है इन कॉन्सिक्वेंस जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर वो घटना होगी जो हो रही है, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, चाहे वो ड्रॉट हो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो स्नो मेल्ट हो, मतलब ओजोन डिप्लेशन हो, हर वो चीज़ हो सकती है दोस्तों। एक बार अगर ये टेम्परेचर राइज हो जाता है तो हर वो घटना होती है जो हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो दोस्तों इन पेड़ों की रक्षा बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक को भी जो है इंक्लूड किया है। और जो नेचुरल कॉजेज है वो है लाइटनिंग, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। होता तो आखिर नेचर में ही है, तो इसलिए हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली जल्दी फॉरेस्ट में फायर पकड़ लेता है, ठीक है दोस्तों। वाइंड स्पीड, अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो भी जल्दी फैलता है ना। और लेवल ऑफ मॉइस्चर इन सोइल ये भी कंट्रोल करता है। और ड्यूरेशन ऑफ ड्राई स्पेल्स, कितना सूखा पड़ा हुआ है कितने टाइम तक, ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और ये रहा आपका हिंदी में। और फिर दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि फॉरेस्ट फायर होने वाली है या हुई है। तो फॉरेस्ट फायर डिटेक्ट करता है नासा का मोदी, ही इज नॉट नरेंद्र मोदी, इट इज मोदीज क्या है होता है, तो ये मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोडायोमीटर, ठीक है। ये सैटेलाइट है। और एक वायरस, ये क्या है? विजिबल इंफ्रारेड
इमेजिंग रेडियोमीटर सूट, ठीक है। तो ये दोनों जो है सैटेलाइट यूज करता है नासा। और उसके बाद एंट्री होती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, जो एनालाइज करता है डेटा को और पिन पॉइंट करता है लोकेशंस को कि एग्जैक्ट फॉरेस्ट कंपार्टमेंट कहाँ पे आग लगने की संभावना है, ठीक है। और ये हिंदी में दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा न्यूज़ होता है ख़त्म, लेकिन अभी तक हमने वीडियो ख़त्म नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि आपको शुरू में कहा था, हम अभी थैंक यू सेशन करेंगे। तो थैंक यू सेशन हम किन को करेंगे दोस्तों? जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना पसंद करेंगे आप लोग, लेकिन आप जिन जिन लोगों ने पसंद किया इस वीडियो को और मुझे बढ़ावा दे रहे हैं कि मैं और आगे बढ़ूँ और वीडियो करूँ और अच्छा करूँ, उन सब को मेरा थैंक यू है। और यहाँ पे मैं कुछ नाम भी लूँगी क्योंकि ये लोग हमेशा बने रहते हैं और मुझे कमेंट भी करते रहते हैं, तो नाम लेना बनता है दोस्तों, है ना। और रोज बने रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है ना, ये हमारे देश की इनरोलमेंट रेशियो कितनी कम है ना, क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस शिक्षा को मेरा बिल्कुल सत नमन है। और इसमें कुछ नाम हैं: विकास कुमार यादव जी, सौरभ चतुर्वेदी जी, वीरेंद्र प्रताप जी, हरीश पांडे, सुप्रिया शर्मा जी, शिव नारायण सिंह जी, ठीक है। प्लीज़ हरीश पांडे जी आप ये मत सोचिएगा मैंने जी नहीं लगाया, सॉरी। और दोस्तों ये सब मुझे मोटिवेट करते हैं, ये सब मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूं। दोस्तों आप लोगों से बहुत उम्मीद है। और हाँ, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, आई एम वेरी सॉरी। और अगली बार जब भी मुझे दिखेगा कि आपका नाम रिपीटेड है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट थैंक यू सेशन में आपका नाम भी होगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज़ कि प्लीज़ बने रहिए ऐसे ही, और मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ, मुझे एकदम मोटिवेट करते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।